रिया अब शादी के लायक हो चुकी थी। उसकी कॉलेज की पढ़ाई भी पूरी हो चुकी थी। उसके माता पिता को चिंता थी तो बस यही कि जल्दी से रिया की शादी हो जाए। तभी पड़ोस के गांव के ही एक नेक दिल लड़के विवेक का रिश्ता आता है। विवेक एक अनाथ लड़का था, मगर मेहनती और ईमानदार था। हाल ही में उसने एक छोटा सा ज्वेलरी का शोरूम खोला था। बिटिया जल्दी से तैयार हो जा, आज लड़के वाले तुझे देखने आने वाले हैं। माँ अभी तो पढ़ाई खत्म हुई है मेरी, मैं नौकरी करके अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हूँ। इतनी जल्दी क्या है शादी की? अरे चुप कर, हमारे घर की लड़कियों ने कभी कमाई की है जो तू करेगी? विवेक बहुत अच्छा लड़का है, तुझे रानी बना कर रखेगा। अब ज्यादा सवाल मत कर और जाकर तैयार हो जा। रिया मजबूरी में तैयार होती है और विवेक से पहली बार मिलती है। विवेक शांति से उससे पूछता है, रिया तुम कुछ परेशान लग रही हो, क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, आप तो बहुत अच्छे हैं। बस शादी इतनी जल्दी हो रही है इसलिए मैं थोड़ी सी सोच में पड़ गई। विवेक मुस्कुराता है और कहता है, रिया मुझे तुम जैसी ही जीवन साथी की तलाश थी। मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं तुम्हें कभी दुखी नहीं होने दूंगा। उसके बाद रिश्ता तय हो जाता है और दोनों की बहुत ही धूमधाम से शादी हो जाती है। दोनों शहर में खुशी खुशी रहने लगते हैं। एक दिन रिया जब घर में पोछा लगा रही थी तभी उसे चक्कर आता है और वो बेहोश होते होते बची। रिया घर का सारा काम खत्म करके पास के ही डिस्पेंसरी में चेकअप करवाने जाती है। और बताओ रिया, और क्या हो रहा है? डॉक्टर साहिबा उल्टी भी कई बार आ चुकी है और खट्टा खाने का बहुत मन करता है। अरे घबराने की कोई बात नहीं है, ऐसे समय में ऐसा ही होता है। तुम्हें अभी अपना खास ध्यान रखना होगा। क्यों डॉक्टर? अरे बुद्धू तुम माँ बनने वाली हो। ये सुनकर रिया फूले नहीं समाती है, वो खुशी खुशी घर आती है। थोड़ी देर में विवेक भी घर आ जाता है। बधाई हो जी, आप पापा बनने वाले हैं। ये सुनकर विवेक भी खुशी से झूम उठता है। अपने पति को इतना खुश देखकर रिया को भी बहुत अच्छा लगता है। रिया तुम नहीं जानती आज मैं कितना खुश हूँ। तुमने मुझे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी दी है। अब देखना मैं तुम दोनों के लिए कैसे दिन रात मेहनत करता हूँ ताकि तुम्हें और मेरे होने वाले बच्चे को कभी कोई तकलीफ नहीं उठानी पड़े। उसके बाद से विवेक और भी ज्यादा मेहनत करता है और अपनी छोटी सी दुकान को बड़ी दुकान में बदल लेता है। उसका काम बहुत ही अच्छा चल रहा था। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। बरसात का मौसम था, बाहर बहुत तेज बारिश और बिजली कड़क रही थी। रिया का जी बहुत ज्यादा घबरा रहा था। हे भगवान, ये कैसा तूफान है? आज से पहले मैंने कभी इतनी बारिश और तूफान नहीं देखी। रिया विवेक को फोन मिलाती है। घबराओ मत रिया, मामूली सा तूफान है, अभी टल जाएगा। तुम खिड़की और दरवाजे बंद कर लो और आराम करो। मैं शाम को जल्दी घर आता हूँ, ठीक है? ठीक है जी, आप अपना ख्याल रखिएगा। इतना बोलकर रिया सो जाती है। शाम को उसके घर का डोरबेल बजता है और उसकी नींद खुलती है। वो जैसे ही दरवाजा खोलती है, काका आप इस वक्त सब ठीक तो है ना? इतना सुनते ही काका रोने लगते हैं। काका क्या हुआ, बताइए मुझे। बिटिया दुकान पर कुछ लुटेरे ने हमला कर दिया और पूरी दुकान लूट ली। काका विवेक जी कहाँ है? बिटिया विवेक उस लुटेरे को रोकने की कोशिश कर रहे थे, तभी उन कायरों ने उस पर हमला कर दिया और अब वो इस दुनिया में नहीं रहे, सब बर्बाद हो गया। काका ये आप क्या बोले जा रहे हैं? आपको जरा भी अंदाजा है? आप पागल तो नहीं हो गए? मेरे पति विवेक तो घर में है। विवेक जी आइए ना, बताइए ना काका को ये सब झूठ है। विवेक जी आप सुन रहे हैं ना, आइए ना और समझाइए काका को। हम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, आपने मुझसे वादा किया था, फिर आप वादा कैसे तोड़ सकते हैं? रिया फूट कर रोने लगती है। काका रिया को हौसला रखने का बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। विवेक के गुजर जाने के बाद रिया बिल्कुल अकेली हो जाती है। वो भी अब जीना नहीं चाहती थी, लेकिन कोख में पल रहे बच्चे के बारे में सोचकर रिया जीने का फैसला करती है और बहुत ही जल्दी वो एक प्यारी सी बेटी को जन्म देती है।
विवेक जी, देख रहे हो ना हमारी कितनी प्यारी सी बेटी हुई है। अगर आज आप होते तो आप कितने खुश होते। तभी कुछ लोग वकील के साथ रिया के घर पर आते हैं। रिया जी, हमें बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है, विवेक ने बैंक से 20 लाख रुपए लोन लिया था, अब तो वो रहा नहीं, तो अब हम आपके इस घर को नीलाम करने जा रहे हैं। आप अपने लिए कोई नया घर ढूंढ लीजिए, हम आपको 10 दिनों की मोहलत दे रहे हैं। हे ऊपर वाले, क्या तुम्हें मुझ पर जरा भी तरस, क्या तुम्हें मुझ पर जरा भी दया नहीं आई? सबसे पहले तुमने मुझसे मेरे पति को छीन लिया और अब ये घर भी मुझसे छीन लेना चाहता है। मैं अपनी इस मासूम सी बेटी को लेकर कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? अगर आज मेरे पति जिंदा होते तो मुझे ये दिन कभी नहीं देखना पड़ता, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी। तुझे क्या लगता है मैं डर जाऊंगी? नहीं, मैं नहीं डरूंगी, मैं काम करूंगी और अपनी बेटी के लिए जीऊंगी। रिया रोते रोते अपने घर से निकल जाती है। पूरे दिन भटकने के बाद भी रिया को कहीं काम नहीं मिलता है। इधर रिया की बेटी भी भूख से तड़प रही थी, वो लगातार रोए जा रही थी। भैया, मुझे थोड़ा सा दूध दे दीजिए, मेरी बेटी बहुत भूखी है। मैं आपको आपके पैसे बाद में दे दूंगी, भैया मेरी मदद कीजिए। रिया पर तरस खाकर दूध वाला रिया को थोड़ा सा दूध दे देता है। वो अपनी बेटी को दूध पिलाकर खुद भूखे पेट वही पार्क में सो जाती है। अगले दिन रिया काम की तलाश में हर जगह घूमती है, लेकिन उसे कहीं कोई काम नहीं मिलता है। भैया, मेहरबानी करके मुझे थोड़ा सा दूध और दे दीजिए, मेरी बेटी बहुत भूखी है, प्लीज भैया। तेरा रोज रोज का यही काम है, कोई दूध नहीं है यहाँ, चल भाग यहाँ से। जब पैसे लेकर आना फिर दूध ले जाना, समझी? पता नहीं कहाँ कहाँ से उठकर आ जाते हैं। रिया को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। वो अपनी बेटी को मंदिर की सीढ़ियों पर रोता हुआ छोड़कर नदी की तरफ भागते हुए जाती है। मुझे माफ कर देना विवेक, मैं तुम्हारी बेटी को स्वार्थी दुनिया में अकेला छोड़कर तुम्हारे पास आ रही हूँ। मुझसे उसकी ये हालत देखी नहीं जा रही है। जब मैं अपनी बेटी का पेट ही नहीं भर पा रही हूँ तो फिर ये जीवन भला किस काम का? मुझे जीने का कोई हक नहीं है, कोई हक नहीं है। रिया नदी के किनारे खड़ी होकर ये सोच ही रही थी, तभी वो पानी में एक बूढ़ी औरत को डूबते हुए देखती है। अरे, मुझे इस अम्मा को पानी में डूबने से बचाना होगा, वरना ये बूढ़ी अम्मा तो डूब जाएगी। रिया बिना कुछ सोचे समझे पानी में कूदकर किसी तरह उस अम्मा को पानी से बाहर निकालती है। अम्मा, आप कौन हैं और आप नदी में कैसे डूब रही थी? तभी वो अम्मा एक बहुत ही खूबसूरत परी में बदल जाती है। रिया, मैं खुशी परी हूँ। रिया, तुम बहुत ही बहादुर और नेक दिल लड़की हो, तुमने मेरी जान बचाई। पर तुम यहाँ पर क्या कर रही थी? ये नदी तो बहुत ही गहरी है, तुम्हें डर नहीं लगा मुझे बचाते हुए अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? परी जी, अब इससे ज्यादा मेरे साथ क्या ही बुरा हो सकता है। मैं तो खुद इस जीवन से परेशान हो चुकी हूँ, मैं अब जीना नहीं चाहती हूँ। ऐसा नहीं कहते रिया, तुम तो बहुत बहादुर हो, तुम्हारे मुंह से ऐसी बातें शोभा नहीं देती। जिंदगी से संघर्ष करके आगे बढ़ना चाहिए, न कि ऐसे हार माननी चाहिए। रिया परी को अपने बारे में सब कुछ बताती है। सब सुनने के बाद परी कहती है, रिया जाओ और अपनी बेटी को लेकर यहाँ आओ और मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। रिया भागते हुए अपनी बेटी को लेकर परी के पास आती है। परी रिया को अपने साथ एक पेड़ के पास लेकर जाती है। परी जी, ये कैसा अद्भुत पेड़ है, इसमें तो लहंगे लगे हुए हैं, आखिर ये कैसे हो सकता है? हाँ रिया, ये जादुई लहंगों का पेड़ है और ये पेड़ तुम्हारे सिवा किसी को भी दिखाई नहीं देगा। मैं यहाँ तुम्हारी मदद के लिए आई हूँ। तुम्हारा पति विवेक ऊपर स्वर्ग लोक में हर दिन भगवान से तुम्हारी और अपनी बेटी के लिए दुआ मांगता है और आज उसकी दुआ कबूल हुई और ये मेरे द्वारा ही पूर्ण होगी। ये सब सुनकर रिया की आंखें नम हो जाती है। विवेक जी, आप धन्य हैं, आप आज भी हमारी इतनी चिंता करते हैं। मैं भी यही दुआ करती हूँ, आप जहाँ भी रहे वहाँ खुश रहे। रिया, अब तुम इस जादुई पेड़ से जल्दी से सारे लहंगे तोड़ लो और उसके बाद क्या करना है तुम्हें तो पता ही होगा। परी के कहने के अनुसार रिया उस जादुई लहंगे के पेड़ में से ढेर सारे लहंगे तोड़ लेती है और फिर परी का धन्यवाद करके उस लहंगे को बाजार में बेच देती है। लहंगे बहुत ही अच्छे और महंगे होने के कारण रिया को उसके बहुत ही अच्छे पैसे मिलते हैं। ऐसे ही रिया लहंगे बेचकर अपनी बेटी की परवरिश करने लगती है।
साथ ही अपने बिजनेस में भी ध्यान देती है और लहंगे बेचकर वो जो भी कमाती उसे इकट्ठा करके जल्दी ही अपने लिए एक बहुत ही बड़ा लहंगे का शोरूम खोलती है। उसकी दुकान बहुत ही बढ़िया चल रही थी। अब रिया के पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। उसने अपने और अपनी बेटी के लिए एक आलीशान घर बनवाया और अपनी बेटी की परवरिश बहुत ही अच्छे से की। आज रिया शहर की बहुत ही मशहूर बिजनेस वूमेन बन चुकी है। आज उसके पास दौलत शोहरत सब कुछ है।